जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोमिन खान मोमिन का ये शेर आज हमें अचानक क्यों याद आन पड़ा? तो बात यह है कि बांग्लादेश को, या यूं कहें कि बांग्लादेश की जनता द्वारा नहीं चुने गए बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस को वो करार तो कतई याद नहीं रहा। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस था, झंडे लहरा रहे थे, वहां जश्न मनाया जा रहा था उस आज़ादी का जो भारतीय खून से लिखी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांग्लादेश को बधाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन यूनुस को एक चिट्ठी लिखी। लेकिन इसी दिन बांग्लादेश के नए मुखिया चीन की राजधानी बीजिंग में थे, नई संधियों पर दस्तखत कर रहे थे। ये उनकी 4 दिवसीय यात्रा का पहला दिन था, ये उनका पहला द्विपक्षीय दौरा था। वहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। वहीं पर उनका एक वीडियो सामने आया। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब चर्चा और आलोचना हो रही है। भारत के 7 राज्य, पूरब का इलाका जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो हिस्सा हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। हिंदुस्तान का लैंड लॉक्ड इलाका है, वहां से समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे इलाके के लिए हम ही समंदर के इकलौते रखवाले हैं। यहीं से एक बड़ी संभावना खुलती है, यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। चीजें बनाइए, तैयार करिए, बेचिए, चीन तक ले जाइए, फिर पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। ये एक प्रोडक्शन हब है, ये एक मौका है। हमें इसे लपकना होगा, इसे लागू करना होगा, इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। आपने सुना, वो चीन को न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि वो बांग्लादेश में आकर के निवेश करें। इसके लिए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंड लॉक्ड बता करके बांग्लादेश को पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र गार्डियन कह दिया। आज के शो में हम बांग्लादेश सरकार के इस नए लहजे पर जरा गौर करेंगे, जानेंगे कि क्या बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है, क्या भारत के लिए ये चिंता का विषय है और दोनों देशों के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके 2 हिस्से थे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, मगर बहुसंख्यक बंगालियों को हाशिए पर रखा गया। 1970 में शेख मुजीब की अवामी लीग ने चुनाव जीता, मगर जनरल याहिया खान ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली राष्ट्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। दिसंबर 1971 में भारत मदद के लिए उतरा। 13 दिन की जंग चली। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। वो चर्चित तस्वीर आपको याद होगी, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश नाम का मुल्क नक्शे पर वजूद में आया। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की मदद से बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र बन सका। 26 मार्च को बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाता है। इस दिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर रवाना हुए। दो हिंदू से बातचीत में मोहम्मद यूनुस के प्रेस सलाहकार शफीकुल आलम ने कहा कि यूनुस पहले भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत से उन्हें सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन यूनुस का ये दौरा खास था क्योंकि आमतौर पर बांग्लादेश की नई सरकार के नेता अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर भारत आते हैं, लेकिन ये सब अब अतीत की परंपराएं जान पड़ती हैं। पिछले कुछ वक्त से भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो इस परंपरा में कुछ बदलाव हुए हैं। उन्होंने भारत आने की परंपरा को दरकिनार किया है। उदाहरण देखिए, पहला है मालदीव। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने। उनकी जीत में बहुत बड़ा हाथ एंटी इंडिया कैंपेन का माना गया। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आया करते थे, मगर उन्होंने तुर्की को चुना। फिर जनवरी 2024 में वो 1 हफ्ते के दौरे पर चीन चले गए। चीन के साथ हथियारों की डील भी वो कराए। इसके चलते भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा हुई। वो पहली बार भारत आए जून 2024 में। दूसरा उदाहरण है नेपाल। जुलाई 2024 में नेपाल में केपी ओली तीसरी बार प्रधानमंत्री बने
और अपने पहले दौरे पर वो चीन गए, जबकि 2016 और 2018 में उन्होंने जीतने के बाद भारत का दौरा किया था। और अब इस लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। इन 7 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनुस से ना मुलाकात हुई, ना कोई औपचारिक संवाद, और ना ही दोनों नेता किसी मंच पर मिले। लेकिन पहले कहानी ऐसी नहीं होती थी। जनवरी 2024 में शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। जून 2024 में वो 2 बार भारत आईं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में, और दूसरी बार इसी महीने एक स्टेट विजिट पर। यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में किसी विदेशी नेता का पहला दौरा था। जून 2024 में ही बांग्लादेश में छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। बांग्लादेश की सरकार एक कोटा सिस्टम लेकर के आई थी। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित की गई थी। छात्र इसी का विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्ट तेज हुए, हिंसा भड़की और फिर फैलती चली गई। 5 अगस्त 2024 को छात्रों के प्रदर्शन में कई और गुट शामिल हो गए। उन्होंने ढाका मार्च का ऐलान किया। फौज ने कहा कि हम आम जनता के साथ हैं। पुलिस ने कहीं भी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश नहीं की। जब ये साफ हो गया कि शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री आवास में बने रहना मुश्किल होगा, उनको इस्तीफा देकर निकलने का फैसला करना पड़ा। इसके बाद शेख हसीना प्लेन में बैठ करके भारत आ गईं और तब से लेकर अब तक वो भारत में ही हैं। उधर बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गईं। आवामी लीग के नेताओं, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इसी बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ले ली। तब से अब तक सत्ता उनके ही हाथ में है। ध्यान रखिए कि ये केयर टेकर रोल है। जनता ने उन्हें नहीं चुना है। पिछले कुछ समय से उन पर चुनाव कराने का दबाव भी बन रहा है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में चुनाव के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी की है, लेकिन भारत की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अलावा भी भारत सरकार से बांग्लादेश के रिश्ते उस हद तक अब बेहतर नहीं रहे हैं। बांग्लादेश ने अगस्त 2024 में ही एक कथित आतंकी समूह के मुखिया को रिहा किया। उस शख्स का नाम था जशीमुद्दीन रहमानी पर कथित तौर पर भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचने के भी आरोप थे। अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूनुस बोले कि हम भारत से मांग करेंगे कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दें। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले भी हुए। नवंबर 2024 में हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब हालिया मुद्दे पर आते हैं। मोहम्मद यूनुस ने चीन में ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा लैंड लॉक्ड है, यानी समुद्र से कटा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का दरबान है। इससे एक बड़ा मौका खुलता है। ये चीन की आर्थिक तरक्की के लिए भी एक दरवाजा बन सकता है। सारी बहस उस नाजुक पट्टी पर आकर के टिकती है जिसे चिकन नेक कहते हैं। भारत का मैप कुछ ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा मुर्गे के सर की तरह दिखता है। ये पतला सा कॉरिडोर मुर्गे की गर्दन की तरह पतला सा है। इस वजह से इस हिस्से को चिकन नेक कहते हैं। आप नक्शे पर इसे देख सकते हैं, एक पतली सी जमीन जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है। चिकन नेक वाला ये इलाका पश्चिम बंगाल के हिस्से में आता है और उसके नीचे है बांग्लादेश। चीन से चल रही तनातनी के बीच ये कॉरिडोर पहले से ही भारत के लिए अहम था। इस पट्टी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। इसकी चौड़ाई है महज 20 किलोमीटर। एक तरफ नेपाल और भूटान और दूसरी तरफ है बांग्लादेश। सड़क हो या रेल, पूर्वोत्तर जाने के लिए यही एक रास्ता है। अगर ये कट जाए, अगर हम कल्पना करें उस सिनेरियो की, तो भारत का पूरा पूर्वी इलाका अलग थलग पड़ जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर में बसे 7 राज्यों को लेकर के ये बयान दिया। इस बयान के बाद भारत में बवाल मच गया। असम से लेकर मणिपुर तक नेताओं ने इसका जवाब दिया। ये सब कुछ आप आज के ललन टॉप शो में देख सकते हैं। जो भी भारत में घरेलू राजनीति इस पर हो रही है, जो बयान आ रहे हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। पर मोहम्मद यूनुस चीन से क्या लेकर के लौटे हैं, ये हम बताते हैं। बांग्लादेश और चीन ने कुल 8 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। चीन की ओर से $2.1 अरब कर्ज, निवेश और ग्रांट्स के तौर पर मिलेगा। $1 अरब मिलेगा। 30 चीनी कंपनियां चट्टोग्राम में चाइनीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन में निवेश करेंगी उसके तौर पर। $400 मिलियन
मोंगला बंदरगाह के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिलेंगे। $350 मिलियन इससे चीन इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। $150 मिलियन तकनीकी मदद के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में कपड़े, दवा और ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में चीनी फैक्ट्रियां लगेंगी। 5.5 लाख लोगों को पहले ही रोजगार मिल चुका था, इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। 99% बांग्लादेशी सामानों को 2028 तक बिना किसी टैक्स के चीनी बाजार का एक्सेस मिलेगा। चिटागोंग से कुनमिंग तक सीधी फ्लाइट की शुरुआत होगी। बांग्लादेशियों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रैवल में राहत मिलेगी। दोनों देशों में चीन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की भी चर्चा हुई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत अहम समझौता हुआ है तीस्ता नदी में तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर के। पश्चिम बंगाल और उत्तर बांग्लादेश दोनों तीस्ता नदी पर निर्भर हैं। भारत और बांग्लादेश सालों से तीस्ता के जल बंटवारे पर चर्चा कर रहे थे। बांग्लादेश और भारत 54 नदियां शेयर करते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा लगातार उठता रहता है। 54 नदियों में से ज्यादातर में भारत ऊपरी तटवर्ती इलाके में है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे, तब भी ये मुद्दा उठा था। जून 2024 में जब शेख हसीना भारत दौरे पर थी, तब भी तीस्ता जल संधि पर बात संभावित थी। अंतरिम सरकार के आने के बाद भी ये मुद्दा उठा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब चीन सीधे इस प्रोजेक्ट में कूद पड़ा है। इस समझौते के तहत चीन बांग्लादेश के लिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन सुधारेगा। एक और बात यहां पर नोट करने लायक है, जुलाई 2024 में शेख हसीना चीन गई थी। 21 समझौते उन्होंने किए थे। यूनिस के दौरे में 9 समझौते हुए, लेकिन बड़ा फर्क है तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन का शामिल होना। अपनी चीन यात्रा के पहले हसीना ने कहा था कि वो तीस्ता के संबंध में चीन के बजाय भारत को चुनेंगी, भारत को प्राथमिकता देंगी। शेख हसीना के 15 साल के दौर में बांग्लादेश ने चीन और हिंदुस्तान के बीच संतुलन रखा था, लेकिन अब हसीना की वापसी मुश्किल लगती है और यूनुस की सरकार नए खेल की ओर बढ़ रही है। यूनुस ने बीजिंग में कहा कि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, हमारा कारोबार चीन के साथ बहुत पुराना है और हमें इससे फ़ायदा हुआ है। हमें चीन को एक अच्छे दोस्त की तरह देखना चाहिए। क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान की जगह चीन के करीब, चीन के नज़दीक जाना चाहता है? भारत का इस पर क्या रुख होना चाहिए? हमने इसका जवाब जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का रुख किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो वो चीन को बता रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सटेंशन ले लीजिए। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन्होंने ना तो कभी भारत से बात की है और ये कभी हम स्वीकार कभी करेंगे ही नहीं कि चीन बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न में कोई भी इन्फ्लुएंस रखे, जो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये बिल्कुल एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था। वैसे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक्सेस थ्रू कैलकाटा पोर्ट तो हो ही रहा है, लेकिन हमने जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं पिछले 15 साल में, वो ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक्सेस चिटगम पोर्ट के थ्रू हो सकता है। त्रिपुरा के थ्रू आके वो फेनी रिवर पे एक ब्रिज भी बन गया है और उस वहां से चिटगोंग पोर्ट सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां से गुड्स की एक्सेस हो सकती है। दूसरी बात, मोंगला पोर्ट में भी एक्सेस हो सकता है, क्योंकि मोंगला पोर्ट कैलकाटा पोर्ट से सिर्फ 1 दिन की दूरी पे है और वहां से रिवराइन रूट, इंटरनल बांग्लादेश में रिवराइन रूट से लेके जाकीगंज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहां वो पहुंच सकते हैं। तो ये तो अग्रीमेंट हमारे पास है बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, और पूरी उम्मीद तो ये है कि बांग्लादेश की सरकार इस एग्रीमेंट पे अमल करेगी, इसको कंटिन्यू करेगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होने देगी। और अगर वो कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। और भारत भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि वो क्या इस पे एक्शन ले सकते हैं। बांग्लादेश अपनी तरफ से तो रिवर वाटर शेयरिंग के लिए लोअर राइपेरियन के वेरियस राइट्स मांग रहा है, और अपनी तरफ से जो अग्रीमेंट्स किए हैं उनमें वो अमल नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत सीरियस मामला है भारत के लिए, और ज़रूर हमारी सरकार इस पे सोच विमर्श करेगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि बांग्लादेश चीन के करीब क्यों आना चाहता है। क्या वहां की सामाजिक और उससे भी बढ़कर आर्थिक स्थितियां उसके चीन के करीब जाने में उत्प्रेरक का काम कर रही हैं? देखिए, चीन और बांग्लादेश के रिश्ते, इवन शेख हसीना के टाइम में भी चीन हमेशा बांग्लादेश को उकसाता है और उनको इनकरेज करता है कि वो चीन के साथ दोस्ती बना रखें, चीन के साथ ट्रेड करें। और उनका बड़ा एंटी इंडियन, चीन का बड़ा एंटी इंडियन रवैया रहा है हमेशा बांग्लादेश में। और अब हमने देखा है कि जो पहले शेख हसीना कर रही थी, वो मोहम्मद यूनस भी अब कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो चीन के साथ रिश्ते तगड़े करेंगे। तो आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते भी तगड़े कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान भी अब जाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की वजह से ही बांग्लादेश
यूनुस ने जरूर सोचा होगा कि वो बांग्लादेश जाएंगे, वो चीन जाएंगे तो उन्हें बड़े कंसेशंस मिलेंगे चीन की तरफ से। वो अपने जो बांग्लादेश का डेट है, कहीं $1 बिलियन का डेट है चीन के साथ, तो वो सोचते उस पे वो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहते हैं, उस पे वो रोल ओवर करना चाहते हैं ताकि एक्सटेंशन मिले उनको डेट रिपेमेंट में। और ये सब उस पे उन्हें उन्हें कोई ऐसे कॉन्फर्मेशन नहीं मिली, इन चीज़ों पे अप्रूवल चीन सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो विजिट कोई ऐसे खास सक्सेसफुल नहीं था। यूनुस ने न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया बल्कि नेपाल और भूटान को भी अपने बयान में शामिल किया। यूनुस बोले कि ये एक अवसर है जिसे हमें भुनाना चाहिए। नेपाल और भूटान के पास असीमित हाइड्रो पावर शक्ति है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, हम इसे अपने हित में ला सकते हैं। इस बयान को कैसे देखा जाए? वो नेपाल और भूटान में निवेश के लिए चीन को न्योता क्यों दे रहे हैं? इन दोनों देशों में चीन की मौजूदगी भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, चाइना का प्रेजेंस, चीन, हमने देखा है कि चीन अक्सर साउथ एशिया में जो भारत के सारे नेबर्स हैं उनके साथ, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, सर्टनली पाकिस्तान सबसे बड़ा जो उनका पार्टनर है फॉर ऑल टाइम। तो ये तो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि चीन ये की कोशिश क्या है। लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, हम उनको ये भी समझाते हैं कि आप जो भारत की सिक्योरिटी रेड लाइंस हैं उनको आप क्रॉस ना करें। आप ज़रूर ट्रेड करें, रिलेशन बनाइए, तो सब किसी भी देश की फ्री डिसीजन है, लेकिन जो भारत की सिक्योरिटी लाइंस हैं वो इनको क्रॉस ना करें। और हमने देखा है मॉलडीव्स को हमने भी यही समझाया था, नेपाल, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, सबके साथ, श्रीलंका, यही हमारे डिस्कशंस होते हैं। और हमारी ये उम्मीद रहती है और विश्वास रहता है कि हमारे जो पड़ोस देश हैं वो हमारे सिक्योरिटी रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस भी ये सिक्योरिटी रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करे और वो जान जाए कि भारत की तरफ से कोई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी लाइंस वो क्रॉस करें। अब एक बात और अहम है जो इसी कहानी से जुड़ी हुई है। हाल के महीनों में ऐसी खबरें आई कि बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। पॉइंट्स में देखिए, शेख हसीना दूसरी बार 2009 में देश की प्रधानमंत्री बनी थी और 2024 तक उनकी सत्ता कायम रही। उनके रहते बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन हसीना के जाने के बाद ये कहानी धीरे धीरे ही सही बदलने लगी। क्या बदला है? सितंबर 2024 में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई अमेरिका में। यहाँ मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों देशों के रिश्ते बहाल करने की कोशिश करेंगे। नवंबर 2024 में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा था कि बांग्लादेश के नागरिकों के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री किया जाएगा। 19 नवंबर 2024 को एक मालवाहक जहाज कराची से बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मैरीटाइम लिंक स्थापित किया हो। 19 दिसंबर 2024 को इजिप्ट में एक समिट के दौरान मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की फिर से मुलाकात हुई। 21 जनवरी 2025 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुखिया असीम मलिक बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। कई दशकों के बाद आईएसआई का कोई व्यक्ति बांग्लादेश की यात्रा पर गया। इसके अलावा बांग्लादेश के हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी जनरल एसएम कमरुल हसन 14 जनवरी को पाकिस्तान गए थे। जनरल कमरुल ने पाकिस्तान के सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात भी की थी। इस बाबत भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सरकार उचित कदम उठाएगी। 26 जनवरी 2025 इसी साल बांग्लादेश की एक नेवी शिप पाकिस्तानी नेवी के अभ्यास में मदद करने के लिए भेजी गई। यह अभ्यास फरवरी में हुआ। फरवरी 2025 में दोनों देशों ने 50 साल बाद सीधा व्यापार शुरू किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी महीने में 50,000 टन चावल एक सरकारी डील के तहत पाकिस्तान के कासिम पोर्ट से रवाना हुआ। 31 मार्च 2025 ईद के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बात हुई। शहबाज शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान 22 अप्रैल को अपने उप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी फ्रांस से है। 31 मार्च को फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी या फार राइट पार्टी की नेता मरीन ली पेन को पेरिस की एक अदालत ने पैसों के हेरफेर के आरोप में दोषी पाया।
कोर्ट ने मरीन को 4 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही 5 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया है। इसका मतलब कि वो 2027 में फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। मरीन पर आरोप था कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से मिले 45 लाख यूरो यानी करीब 41.5 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया। ये पैसा यूएन की ओर से दी जाने वाली मदद के लिए था, लेकिन मरीन ने इसे अपनी पार्टी नेशनल रैली RN के लिए इस्तेमाल किया। ये आरोप अब कोर्ट के सामने सिद्ध भी हो गए हैं। मरीन के वकील रोडोल्फ बोसेलू ने बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वहीं मरीन ने फ्रांस के TF1 चैनल पर कहा कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है और लोकतंत्र पर हमला है। 56 साल की मरीन फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी की नेता हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में वो दूसरी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली नेता थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से 2 साल पहले उन पर आए कोर्ट के इस फैसले का फ्रांस की राजनीति पर असर क्या होगा। पहला असर, मरीन की पार्टी नेशनल रैली फ्रेंच संसद की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुमत मिलने पर मैक्रोन की सरकार को भी चैलेंज करने की ताकत रखती है। मरीन के ना होने पर पार्टी काफी हद तक कमजोर हो सकती है। दूसरा, सजा के बाद मरीन 2027 के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हैं। इसे उनके विपक्षी और देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। तीसरा, कुछ विशेषज्ञ ऐसा भी कहते हैं कि इससे फार राइट और भी मजबूत हो सकता है। जैसे ब्रिटिश लेखक गेविन मॉर्टिमर का कहना है कि मरीन चली गई लेकिन उनकी पार्टी को फायदा होगा। उनके 1.1 करोड़ वोटर आक्रोशित हैं और ये पार्टी को फायदा दे सकता है। चौथा असर, मरीन की जगह नेशनल रैली के अध्यक्ष जॉर्डन बारडेला ले सकते हैं। जॉर्डन ने फैसले के बाद कहा कि आज मरीन को नहीं, फ्रांस के लोकतंत्र को सजा दी गई है। वो भी मरीन की तरह सख्त नीतियों के समर्थक हैं। अगर मरीन की अपील में जीत नहीं होती है कोर्ट में, तो जॉर्डन 2027 में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस फैसले पर फ्रांस और फ्रांस के बाहर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फ्रांस में मरीन के समर्थक गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक साजिश है, मरीन को हटाने के लिए ऐसा किया गया। दूसरी तरफ विरोधी ज़ाहिरन खुश हैं। फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता फैबियन रूसेल ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर है, मरीन को सजा मिलनी ही चाहिए। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू ने न्यूट्रल रुख अपनाया, कहा कि मैं इस फैसले से परेशान हूं लेकिन कानून का सम्मान जरूरी है। बाकी देश के नेताओं ने क्या कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला फैसला है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कानून का पालन जरूरी है, दोषी को सजा मिले। ट्रंप सरकार में शामिल और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा कि जब वामपंथी समूह लोकतंत्र के नियमों से नहीं जीत पाते तो अपने विरोधियों को जेल में डालने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। खैर, मरीन लापेन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मरीन के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी भी बाकी है। कोई अपडेट आया तो आपको बताएंगे। अगली सुर्खी ट्रंप प्रशासन से जुड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या DOGE जिसको कहते हैं, उसको अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने वाले सिस्टम तक का एक्सेस दे दिया गया है। मतलब कि अब 2.5 लाख से भी ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह सहित सभी जानकारियां, काम के रिकॉर्ड, इन सब का लेखा जोखा एलन मस्क और उनके विभाग के पास होगा। मुमकिन है कि इन जानकारियों के आधार पर आगे चलकर DOGE ही इन कर्मचारियों के प्रमोशन, डिमोशन, नौकरी में रखना है नहीं रखना है आदि फैसले करे। कर्मचारियों की सैलरी आदि का हिसाब रखने वाले इस सिस्टम को फेडरल पर्सनल एंड पेरोल सिस्टम कहते हैं। DOGE को इसका एक्सेस भारी विरोध के बावजूद दे दिया गया है। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक ये सरकार की संवेदनशील जानकारियों को खतरे में डाल सकता है। रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिलते ही DOGE ने उनमें से 2 IT कर्मचारियों को प्रशासनिक छुट्टी पर डाल दिया और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी, जिन्होंने इस कदम का विरोध किया था। इस फैसले पर अभी व्हाइट हाउस से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कर्मचारियों की तनख्वाह तय करने वाले इंटीरियर डिपार्टमेंट की प्रवक्ता कैथरीन मार्टिन का कहना है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की लागत कम करके सरकार को और बेहतर बनाने के आदेश को देखते हुए फैसले ले रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।